हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और आप सभी को मालूम है कि ये जो टॉपिक है ये आपको नीट में भी मदद करेगा और साथ के साथ किस चीज में मदद करेगा, आपके ग्रेजुएशन की तैयारी में। यदि जोलॉजी और बॉटनी आपके सब्जेक्ट्स हैं तो वहां आपको ये बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। देखो, हम लोग जब बात करते हैं कि सेल क्या है तो आप लोग सब बोलते हो सर इट इज द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल वो सबसे छोटी चीज है जिसमें लाइफ होती है, ठीक है। अब जब सेल एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है तो इसकी एक बाउंड्री भी होनी चाहिए। एक वेल डिफाइंड बाउंड्री यदि नहीं होगी तो फिर इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी दोनों मेंटेन नहीं हो पाएंगी। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे समझ लो कि बेटा जैसे ये एक बहुत बड़ी फील्ड है ना, बहुत बड़ी फील्ड है। कोई आपसे पूछता है कि आपका घर कौन सा है तो आप ऐसे तो बोल नहीं दोगे कि ये फील्ड मेरा घर है। जब तक कि आप इस पर बाउंड्री नहीं बनाते हो, चारों तरफ से चार दीवारी जब तक नहीं बनाओगे तब तक आप इसको घर नहीं बोल सकते। तब तक वो फील्ड हो सकती है, वो लैंड हो सकती है, किंतु वो घर नहीं होगा, है ना। तो घर बनाने के लिए, होम बनाने के लिए आपको बाउंड्री बाउंड्री लगानी पड़ेगी। ये आपके पड़ोसी का घर है, ठीक है। तो बाउंड्री क्यों जरूरी है? बाउंड्री प्रोटेक्शन कर रही है, आपकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर रही है, आपकी आइडेंटिटी मेंटेन कर रही है। आप इसका एक पर्टिकुलर नंबर भी होगा, है ना। तो यदि आपका एक पर्टिकुलर नंबर है घर का तो वो आप पूरी फील्ड को थोड़ी बोल दोगे, एक पर्टिकुलर पोर्शन को ही तो बोलोगे ना। तो इसीलिए बाउंड्री का होना बेटा बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या हुई कि यदि ये बाउंड्री बीच की यदि अपन डिसॉल्व कर दें तो क्या होगा? जल्दी बताओ, तो उससे क्या होगा? आपके और आपके पड़ोसी के जो कंटेंट्स हैं, जो घर का सामान है, वो आपस में क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से दो सेल के बीच में यदि बाउंड्री नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन, उनके जो कंटेंट्स है, उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपस में मिक्सअप हो जाएगा। तो सेल की इंडिविजुअलिटी, सेल की आइडेंटिटी, सेल के प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास एक मेम्ब्रेन हो, एक बाउंड्री हो, ठीक है। चलो, ये बाउंड्री बना दी हमने सेल की। अब एक बात बताओ, क्या ये बाउंड्री ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें से कोई भी सामान अंदर ना आ सके या कोई भी सामान बाहर ना जा सके? यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जितने लिविंग बीइंग्स होते हैं बेटा, सब क्या होते हैं? ओपन सिस्टम होते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं क्या होते हैं। ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो अपने एटमॉस्फेयर से, अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से लगातार मैटर और एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है। भैया ले भी रहा है और दे भी रहा है। बात समझ में आ रही है ना? ले भी रहा है और दे भी रहा है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में तो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर से कुछ लेंगे नहीं तो एनर्जी इनपुट नहीं मिलेगा और हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए लेते भी हैं, देते भी हैं। तो ओपन सिस्टम होना है। अब आपने लगा दी बाउंड्री। जैसे घर वाली बात करी थी तो हमने घर में गेट भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो यहां सारी की सारी जो मेम्ब्रेन है वो एक जैसी है, कोई एक पर्टिकुलर गेट आपको नजर नहीं आ रहा है। तो सारी की सारी जो मेम्ब्रेन है ये कैसी होनी चाहिए? फ्रीली परमेबल तो नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी आ जाए और कुछ भी चला जाए, है ना। फिर तो हाथी, गधा, घोड़ा, भैंस, बकरी सब अंदर घुस जाएंगे सेल के अंदर, दिक्कत आ जाएगी। होना क्या चाहिए? कुछ खास चीजें, है ना, कुछ खास चीजें इसमें अंदर जा सकें और कुछ खास चीजें इसमें से बाहर आ सकें। तो मेम्ब्रेन क्या हो गई बेटा? सेलेक्टिवली परमेबल। ये सेलेक्टिव जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ खास सेलेक्टेड चीजें ही अंदर आ सकती हैं और जा सकती हैं। तो मेम्ब्रेन एक क्लोज्ड प्लास्टिक की कोई मेम्ब्रेन जैसी नहीं है कि कुछ भी आ सकता है, नहीं जा सकता, ठीक है। खास सेलेक्टेड चीजें ही आएंगी और जाएंगी। तो मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई। देखो, एडिशनली प्लांट्स के अंदर आपको मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा बेटा क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल भी वहां प्रेजेंट होती है ना। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होती है वहां पर। दोनों में कंफ्यूज मत करना। देखो, वॉल अलग चीज है, सेल मेम्ब्रेन अलग चीज है। कई बार जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, बिगनर होते हैं, उनको दिक्कत आ जाती है, समझ नहीं पाते क्या डिफरेंस है। नोट करिएगा, सेल वॉल जो है ये एक डेड स्ट्रक्चर है। किसमें आपको देखने को मिलेगा? एनिमल्स में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी, या आपको फंजाई में देखने को मिलेगी, या आपको प्लांट में देखने को मिलेगी। सबके जगह अलग अलग कॉम्पोजिशन है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेल वॉल जो है वो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है, ये एक डेड स्ट्रक्चर है। किंतु यदि अपन सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये लिविंग है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म।
ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। आपको मालूम है प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल का लिविंग मटेरियल है, तो सेल मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन इतने सारे फंक्शन जब परफॉर्म करती है तो कुछ उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी खास तरीके का होना चाहिए, है ना। तो ये देखते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, फिर इसकी प्रॉपर्टीज को एक एक करके भी डिस्कस करेंगे। तो आज कॉम्पोजिशन पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वही चीज है जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की थी। हाँ, तो कॉम्पोजिशन पर यदि हम लोग बात करें, देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको कि यहां जो स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूं ये है नोट्स, ये मेरे स्पेशल नोट्स हैं। एक मेरी बुक आती है कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी, ठीक है, तो ये उसी के नोट्स हैं। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन को पॉज करके आप अपनी कॉपी में इनको नोट कर लेना, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए इनको स्क्रीन पे रखूंगा जिससे कि आप लोग पॉज करके स्क्रीन को आसानी से इनको नोट कर लो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपके वीडियो बड़े अच्छे हैं, आप पढ़ाते भी ठीक हो, किंतु प्रॉब्लम ये आती है कि हम उतने अच्छे तरीके से नोट्स नहीं बना पाते। तो इसीलिए यहां पर मैं स्क्रीन पर आपको नोट्स भी दे रहा हूं साथ के साथ। चलिए कंपोजिशन की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं बेटा ये किसकी बनी हुई है, ये लिपिड्स की और प्रोटीन्स की बनी हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में है वो है लिपिड्स और प्रोटीन्स। क्यों है ये सारी चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि एक एनिमल सेल की यदि अपन बात करें, जैसे एरिथ्रोसाइट्स क्या है, हमारी जो आरबीसीज हैं, ह्यूमंस में जो आरबीसीज हैं वो एरिथ्रोसाइट्स हैं। यदि उसका स्ट्रक्चर अपन देखें उसकी सेल मेम्ब्रेन का, तो 52% प्रोटीन्स है। याद रखिएगा एनसीईआरटी का फिगर है तो अपने को एसएच याद भी रखना है। और 40% इसमें लिपिड्स है। अब आप कहेंगे सर बाकी का 8% क्या होगा, बाकी के 8% में दूसरी चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि एक्वस एनवायरनमेंट सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर का हो गया, इसके साथ एसोसिएटेड कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं वो मिलकर के लगभग 8% बनाती हैं। तो जो मेजर कंपोनेंट है वो प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब लिपिड्स की भी बात करें तो लिपिड्स में कौन से लिपिड सबसे ज्यादा होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। याद रखिएगा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर अभी अपन लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉस्फोलिपिड सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, है ना, तो उसके बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। अब यदि अपन प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स बहुत सारे तरीके की हो सकती हैं। आपको मालूम है प्रोटीन बहुत डाइवर्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स, करियर मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स। देखो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होता है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। जब प्रोटीन के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाए, कोई कार्बोहाइड्रेट का कोई रेसिड्यू ऐड हो जाए तो उसे बोलेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन। जनरली ये जो कार्बोहाइड्रेट का रेसिड्यू है या कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल है वो मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड की फॉर्म में होगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही होगा। जब वो प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा तो ऐसी प्रोटीन कहलाएगी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। किंतु यदि वो बहुत लंबा पॉलीसेकेराइड है, जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है वो बहुत लंबा है, पॉलीसेकेराइड है, और वो जाकर के यदि प्रोटीन से जुड़ गया है तो ऐसी प्रोटीन को बोलेंगे हम प्रोटियोग्लाइकन। तो कंफ्यूज मत करिएगा ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकन में क्या अंतर है, ठीक है। दोनों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जुड़ रहा है। लिपोप्रोटीन में क्या होगा, लिपिड के साथ यदि सीधी सीधी प्रोटीन अटैच हो जाती है ना, कोई प्रोटीन है उसके साथ कोई लिपिड अटैच हो जाता है तो उसे बोलेंगे हम लिपोप्रोटीन। करियर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे, सामान को इधर से उधर ले जाने में मदद करेंगे, कैरियर का काम करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड करियर मॉलिक्यूल्स। और एंजाइम्स तो आप लोग जानते हो कि मेम्ब्रेन के अंदर भी कई तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो मेम्ब्रेन की फंक्शनल फंक्शंस के लिए और उसकी प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, हिस्टोरिकल जब बैक ब्रेक थ्रू नीचे पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जो फॉस्फोलिपिड्स या लिपिड वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो क्या बना रहा है, एक बाइलेयर बना रहा है। ये बाइलेयर क्या चीज है अभी समझते हैं, ठीक है। तो ये बाइलेयर जो है ये हर मेम्ब्रेन का स्केलेटन है, ये समझ लीजिए। कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन ओनली, जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो एक्सोलेमा हो, चाहे वो एनिमल सेल मेम्ब्रेन हो, प्लांट सेल मेम्ब्रेन हो, कोई मेम्ब्रेन हो, हर एक में यू विल फाइंड अ लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये बाइलेयर क्या चीज है इसको अभी समझेंगे। यहां एक छोटे से एग्जांपल से समझाया भी है, जैसे आप सैंडविच बनाते हो ना तो आप ब्रेड की दो लेयर्स को लेते हो तो दोनों लेयर को मिलाकर के क्या बोलेंगे, बाइलेयर। तो इसी तरह फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर एक दूसरे के साथ साथ जुड़ी हुई हैं
तो वो जो पूरा कंपोजिट स्ट्रक्चर है उसे अपन बोलेंगे बाइलेयर। अभी मैं समझा दूंगा आपको, तो आपको आसानी से समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो, ब्रेक थ्रू हिस्टोरिकल जो है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई या उसका स्ट्रक्चर कैसे डेसिफर हुआ, ये हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रूज कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं आते, बट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो उसको समझ लीजिए। एक बात याद रखनी है कि सेल और सेल के कंपोनेंट्स कि जब भी अपन डिस्कवरी और स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इनका जो समझ है हमारी माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के बिना आप सेल के स्ट्रक्चर को देख नहीं सकते। तो पहले क्या था कि माइक्रोस्कोप्स हमारे पास बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे, तो सेल का स्ट्रक्चर भी हमारी समझ में अच्छे से नहीं आता था। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट होता चला गया, वैसे वैसे सेल के अंदर की जानकारी हमको बढ़ती चली गई। ठीक है, अब ये ईयर याद रखिएगा 1925। दो नाम है, गॉर्टर और ग्रेंडाल, ये दोनों नाम याद रखने, GNG ऐसे करके याद कर लो। इन्होंने आरबीसी को स्टडी किया। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सेल का नाम पूछ लिया कि गॉर्टर और ग्रेंडाल ने किस सेल पर काम किया था। बहुत रेयर है ऐसे क्वेश्चन आना, किंतु कभी कभी आ जाते हैं, जब भाग्य बहुत ज्यादा खराब हो आ जाते हैं। बट हमें तो उसको बीट करना है भाग्य को, ठीक है, तो इसीलिए अपने को तो याद रहेगा कि आरबीसी के अंदर उन्होंने स्टडी की थी। इन्होंने ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन के कंटेंट्स हैं जब हम आरबीसी से निकाल करके एक्वस मीडियम में रखते हैं तो व्हाट दे डू, वो स्पॉन्टेनियसली एक लिपिड की बाइलेयर बना देते हैं। ठीक है, इससे उन्होंने ये प्रूव किया, क्योंकि सेल के अंदर भी लिक्विड एनवायरनमेंट है, सेल के बाहर भी लिक्विड एनवायरनमेंट है, तो जो मेम्ब्रेन है वो एक लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अभी आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे कि ये बाइलेयर बनती क्यों है, क्यों फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर बनाते हैं, उसको भी अपन लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक कंटिन्यूअस बाइलेयर बन जाती है। इसके बाद डेनियली और डेवसन ने क्या बोला, इन्होंने कंक्लूड किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये भी लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, किंतु साथ में प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड होती है ना। एक बात इन्होंने नई चीज बताई, केवल लिपिड बाइलेयर नहीं है मेरे दोस्त, लिपिड बाइलेयर तो है ही, साथ में मेम्ब्रेन के फंक्शंस के लिए क्या चीज एसोसिएटेड है, प्रोटीन्स एसोसिएटेड है। अंदर भी है और बाहर भी है, बाइलेयर के बीच में भी है, बाहर भी है। जैसे ब्रेड की दो लेयर्स है ना, उसके बीच में यदि आप किसी चीज को घुसा दोगे तो क्या बन गया, सैंडविच बन गया। तो ये सब जो मॉडल्स हैं ये सब कहलाते हैं सैंडविच मॉडल्स, कि लिपिड की बाइलेयर के बीच में भी प्रोटीन है, बाहर भी प्रोटीन है। ठीक है, किंतु डेनियली डेवसन ने क्या बताया कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये सिमेट्रिकल अंदाज में लगी हुई है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगी हुई है, एक पर्टिकुलर मैनर में लगी हुई है, रैंडमली नहीं लगी हुई है ना। ये चीज हमें बाद में जाकर के पता लगी। अब हम लोग पहुंचे 1959 में, तो बड़े भैया आ गए, क्या नाम था इनका, रॉबर्टसन। क्या बोले कि भैया देखो मैं दे रहा हूं यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। याद रखना, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट किसने दिया, रॉबर्टसन ने, है ना। नेट पर जब आप लोग सर्च करते हो तो कुछ वेबसाइट्स मैंने देखी थी जहां गलत तरीके से लिखा हुआ है कि वो डेनियली डेवसन ने दिया, तो ऐसा नहीं है। याद रखिएगा 1959 में रॉबर्टसन ने ये मॉडल प्रपोज किया था। और ये कहता क्या है यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, ये कहता है यार दुनिया की कोई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो, सबके सब बाइलेयर की बनी होगी, और बाइलेयर किसकी बनी होगी, फॉस्फोलिपिड की बनी होगी। ठीक है, तो एक यूनिटी की फॉर्म में होंगी दोनों जो बाइलेयर हैं, वो यूनिट एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाएंगी, इसीलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट बोला जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मॉडल किसने प्रपोज किया और ये मॉडल क्या कहता है। तो इस मॉडल के आ जाने के बाद ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का जो बेस है, उसका जो स्केलेटन है वो कैसा होता है। तो अब बिल्कुल 100% कंफर्म था कि कोई भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हो यार, वो लिपिड बाइलेयर उसमें होगी ही होगी। अब जो सबसे अच्छा मॉडल आया वो आया 1972। ये ईयर आप लोग चाहें तो याद रखिएगा। साइंटिस्ट के नाम है सिंगर और निकोलसन। इन्होंने क्या प्रपोज किया था बेटा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वो पहला मॉडल था जिसने ये तो कहा कि लिपिड बाइलेयर इज देयर, लिपिड बाइलेयर तो होती है, किंतु ये इसने पहली बार ये बताया कि जो प्रोटीन्स एसोसिएटेड हैं वो रेंडमली लगी होती हैं, वो एक मोज़ेक पैटर्न में लगी होती हैं। उनका जो पैटर्न है वो फिक्स नहीं होता, और टाइम के साथ साथ वो बदलता रहता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो अपनी पोजीशन बदलती रहती हैं मेम्ब्रेन के अंदर। मतलब जो प्रोटीन्स हैं वो एकदम फिक्स पैटर्न में, किसी फिक्स स्टाइल में लगी हुई नहीं होती। ठीक है, सिस्टमैटिकली लगी नहीं होती, वो रैंडमली होती हैं,
जरूरत के हिसाब से होती हैं और जरूरत के हिसाब से वो अपनी पोजीशन बदल सकती हैं। तो अभी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप कुछ देख रहे हो, थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो इधर उधर अपनी पोजीशन चेंज कर चुकी होती है। तो इस मॉडल की तीन जो खास बात थी वो थी फ्लूइडिटी, मोज़ेक पैटर्न और एसिमेट्री, यानी कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एसिमेट्रिकल है, अंदर से फ्लूइडी है जिससे कि प्रोटीन्स उसमें मूव कर सकें, और मोज़ेक का मतलब विच इज नॉट फिक्स्ड, विच इज नॉट इन ए सिस्टम, मतलब एक फिक्स पैटर्न में जो चीज ना हो, रेंडमली डिजाइंड हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, मोज़ेक। तो ये तीन चीजें हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देखेंगे। अभी केवल मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं, हिस्टोरिकल जो इसका बैकग्राउंड है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, इतना बहुत है। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, अब थोड़ी सी अच्छी वाली पढ़ाई करते हैं। एम्फीपैथिक नेचर ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो पहला जो वर्ड आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है एम्फीपैथी। क्या चीज होती है ना, तो सबसे पहले इसको समझ लो। केमिस्ट्री पढ़ते हो तुम लोग, सब जानते होगे एम्फीपैथी क्या चीज है। जो लिपिड के मॉलिक्यूल है ना, जो बाइलेयर बना रहे हैं, वो जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे हैं, एम्फीपैथिक नेचर के। एम्फी वर्ड का मतलब होता है ड्वेल। एम्फी का मतलब क्या है बेटा, दो तरह का, टू। क्या चीज दो तरीके की है, यानी कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। ये हमारा एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ऐसे नजर आएगा आपको। ये जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, इसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हो ये हेड कहलाता है, और ये इसकी दो टेल नजर आ रही हैं आपको। तो जो हेड वाला रीजन है ना बेटा, वो कैसा है, ये वाटर लविंग है, यानी कि हाइड्रोफिलिक है। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोफिलिक, यानी कि पानी को प्यार करता है। पानी यदि इसके पास होगा तो ये तुरंत भाग करके पानी की तरफ चला जाएगा, पानी से जुड़ना चाहता है, पानी के साथ रहना चाहता है। और टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब जिनको पानी से एलर्जी है, पानी देखा तो ये तुरंत दूर भाग जाएंगी अपनी तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पानी से दूर भागती है, पानी को रिपेल करती है। ये ऑर्गेनिक नेचर की है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पूरी तरीके से ये हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है। तो ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है, इसको हम लोगों ने यहां पर शो भी किया हुआ है। आप लोग इस वाले मॉलिक्यूल में देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है ये हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये हाइड्रोफोबिक टेल है। फोबिक का मतलब जिससे फोबिया हो, जिससे एलर्जी हो, जिसको हम दूर भागना चाहें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, वो ये आना चाहिए कि सर एक बात बताओ, हमने जहां पर भी फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखा है इसी तरीके से देखा है, ये हेड का और ये दो टेल का क्या चक्कर है, ये दो टेल क्या होती हैं, किस तरह से बनती हैं, ये आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन ऊपर की जगह नीचे चलते हैं बहुत जल्दी से, फिर इस स्ट्रक्चर को अपन देखेंगे, अभी काफी सारा है। ओहो बड़ा चैप्टर है, चलो कोई बात नहीं, इसको समझते हैं। यहां पे देखो, तुम लोगों ने ग्लिसरॉल देखा है, बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में। ग्लिसरॉल और साथ में बनते हैं बेटा क्या, फैटी एसिड्स। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तीन फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ सकते हैं, कितने, 3। जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड यानी कि सिंपल फैट, एक फैट बन गई बिल्कुल सिंपल वाली। अब देखो ग्लिसरॉल क्या है, आपको मालूम है CH2OH, ठीक है, फिर आ गया CHOH, फिर आ गया CH2OH। ठीक है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, लॉन्ग कार्बन चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, ऐसे फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें एक तरफ तो आपको मालूम है COOH ग्रुप होगा ही होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक है, और यहां पर एक बहुत लंबी कार्बन की टेल होगी, है ना, हाइड्रोकार्बन की C इस तरह से बहुत लंबी होगी, है ना। शॉर्ट में अपन इसको R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कार्बन की बहुत लंबी टेल होगी। तो एक से कितने जुड़ सकते हैं, 3 जुड़ सकते हैं। तो दूसरा भी ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से रखिएगा इसको, बहुत लंबा सा टेल हो सकती है, इनमें कार्बन का नंबर जनरली 10 से ऊपर ही रहता है, तो ये याद रखेंगे कि लंबी कार्बन टेल है। मैं यहां पर केवल आपको समझाने के लिए शॉर्ट में बता रहा हूं। तीसरे से भी जुड़ सकता है ट्राइग्लिसराइड में, किंतु तीसरे से क्या हो गया, यहां पर हुआ क्या बेटा, इसको जरा जल्दी से समझ लो कि तीसरे वाले से
फैटी एसिड जुड़ने के बजाय क्या जुड़ गया, यहां पे जुड़ गया बेटा एक फॉस्फेट ग्रुप। क्या जुड़ गया, एक फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या जानते हो, H3PO4 है ना, फॉस्फोरिक एसिड का जो एक रेडिकल है वो आकर के यहां पे जुड़ गया। ओके, यहां से क्या हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया ऐसे। तो पूरा जो कंपाउंड है वो क्या बना, पूरा जो कंपाउंड है वो क्या बना बेटा, यदि इसको शॉर्ट में अपन लिख दें, इसको इसी में बना देते, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस तरह से अपन इसको मिटा देते हैं। तो दो वाटर के मॉलिक्यूल बेटा यहां से निकल गए। ओके, दो वाटर के मॉलिक्यूल यहां से निकल गए और ये बॉन्ड बन गया इनके बीच में, कौन सा, एस्टर बॉन्ड बन गया है ना, COO, एस्टर बॉन्ड बन गया COO। इसीलिए फैट्स जो होती हैं ये एस्टर्स होती हैं फैटी एसिड्स की। अब आपके समझ में आ गया। तो ये जो फॉस्फेट वाला पार्ट है ये किससे जुड़ गया, ये कई सारे कंपाउंड से जुड़ सकता है, किसी अमीनो एसिड से भी जुड़ सकता है, जैसे सेराइन से जुड़ गया, जैसे कोलाइन से जुड़ गया है ना, उससे जुड़ सकता है। तो ये जितना पार्ट है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये आपको कैसे नजर आएगा, वाटर लविंग पार्ट की फॉर्म में नजर आएगा। किसकी फॉर्म में नजर आएगा, वाटर लविंग पार्ट की फॉर्म में नजर आएगा, ये जो पूरा पार्ट है। और ये जो पूरा पार्ट है ना बेटा, ये आपको टेल की फॉर्म में नजर आएगा। तो बन गया ना वैसा ही स्ट्रक्चर ऐसे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, कि ये जो दोनों कार्बन की टेल नजर आ रही है ना, यही दोनों तो हाइड्रोफोबिक है ना, इन दोनों टेल में से एक जो टेल होती है जनरली वो अनसैचुरेटेड होती है, यानी कि उसमें एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड जनरली नहीं होता, डबल बॉन्ड ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने होंगे, यूजुअली एक। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल वो रिजिड है, यूजुअली ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है। तो जहां डबल बॉन्ड होगा ना, वहां मॉलिक्यूल के अंदर एक छोटी सी क्या डेवलप हो जाएगी, किंक। क्या डेवलप हो जाएगी, किंक का मतलब समझते हो, एक छोटा सा मोड़ जैसे कहेंगे ना, वो डेवलप हो जाएगा लाइक दिस, एक छोटा सा किंक आ जाएगा यहां पर जिस जगह पर डबल बॉन्ड होगा। तो दोनों में से एक ही के अंदर डबल बॉन्ड होगा और एक किंक आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसीलिए जब भी हम फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, एक को टेढ़ा रखते हैं और एक को सीधा रखते हैं। समझ में आ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में से होगा ही होगा, यूजुअली ऐसा होता है, इस चीज पर फोकस रखिएगा, है ना। सीधा सा मतलब है कि यदि ऐसे फॉस्फोलिपिड्स जिनमें अनसैचुरेशन ज्यादा है तो वो ज्यादा किंक वाले होंगे, है ना, उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पर, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी केवल स्ट्रक्चर की बात है तो इतना इतना आप समझ लीजिए, और नीचे लाइक करके जल्दी से वीडियो को बताना कि ये तुम्हारे समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा क्योंकि देखो मेरा डिस्क्रिप्शन पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए आपको, इसीलिए वीडियो थोड़े से लंबे जरूर हो जाते हैं, किंतु समझ में आपको प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज को यहां पर देख लेते हैं। ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक है, ये थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पर है, और ये किस तरह से आपको ओवरऑल नजर आने वाला है। आप देखो ये किंक नजर आ रही है ना आपको, ये किंक, दिस इज बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। आई थिंक ये स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन एटम से क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, कोलाइन से। ठीक है, तो यदि कोलाइन प्रेजेंट है तो ऐसे फॉस्फोलिपिड का नाम क्या हो गया, जल्दी से बताना मेरे को। ठीक है, फॉस्फेटिडिल कोलाइन। ठीक है, यदि सेराइन जुड़ा हो यहां पर तो क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फेटिडिल सेराइन। ये सब फॉस्फोलिपिड्स है। तो ये कोलाइन वाला पार्ट अलग अलग फॉस्फोलिपिड्स में अलग अलग तरीके का हो सकता है, किंतु सेल मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो फॉस्फोलिपिड है वो कोलाइन वाला है, यानी कि फॉस्फेटिडिल कोलाइन है। नोट कर लो कॉपी पे। और ग्लिसरॉल से ये दो आपकी चेन जुड़ी हुई है, और चेन में यहां आपको किंक नजर आ रहा है। अब आपकी समझ में आ गया ना ये टेढ़ापन किस वजह से है। ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसे यदि आप पढ़ना चाहो। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है बेटा, ये ग्लिसरॉल है। स्क्रीन पे मैं कंसिडरेबल टाइम के लिए इसको रखा हुआ है, जिससे कि आप पॉज करके इसका स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बनाना चाहो तो बना लो। ठीक है, जिससे आपको सारी की सारी क्लैरिटी अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये बाइलेयर बना क्यों रहे हैं।
क्यों बना रहे हैं बाइलेयर? तो इसको समझने के लिए हमारे पास थोड़ी जगह तो होनी चाहिए। देखो, ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल तुम्हारे हाथ में है ना? अब तुमने क्या किया, या दो तीन मॉलिक्यूल हैं तो क्या करोगे? कई सारे मॉलिक्यूल तुम्हारे पास ऐसे पड़े हुए हैं, है ना, रैंडमली पड़े हुए हैं, टेढ़े मेढ़े, कुछ कोई कैसा, है ना, कोई सब तरह से पड़े हुए हैं। अब तुमने क्या किया कि एक पानी इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है, इसके ऊपर पानी डाला या पानी के ऊपर इनको डाल दिया, तो क्या होगा? आपको मालूम है कि टेल जो है पानी से दूर भागती हैं और हेड जो है पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उल्टे खड़े हो जाएंगे, ऐसे शीर्षासन करते हैं ना अपन, ऐसे पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, नीचे पानी। किंतु कुछ ऐसा किया तुमने कि ये ऊपर भी पानी रख दिया तुमने, ये पानी है और नीचे भी एक्वस मीडियम मीडियम है, तो क्या होगा? अब ये जो टेल है ये फिर पानी से दूर भागेंगी, इधर भी पानी इधर भी पानी, आगे कुआं पीछे खाई, तो क्या करोगे? तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स आकर के ये उल्टे खड़े हो जाएंगे ऐसे, पानी से बचने के लिए, और दोनों ने मिलकर के क्या बना ली? एक लेयर बना ली। एक लेयर तो ये बन गई और एक लेयर ये बन गई। बात समझ में आ गया? तो दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे? बाई लेयर। ये क्या बन गई बेटा? बाई लेयर, है ना? तो टेल्स जो है, जो पानी से दूर भागती थी, उन्होंने पानी को अवॉइड कर दिया, है ना, ऊपर से कवर नीचे से कवर, और टेल आ गई बीच में। समझ में आ गया? और हेड्स से जो दोनों साइड के हेड्स थे वो पानी की तरफ आ गए क्योंकि वो वाटर लविंग। अब तुम्हारे समझ में आ गया होगा, ओहो ये बात है, इसीलिए बाइलेयर बनती है। हाँ जी, तो इसलिए बाइलेयर बनेगी क्योंकि सेल जो है, आप देखो सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, उसमें भी पानी होता है, और सेल के बाहर भी ईसीएफ है, उसमें भी पानी होता है। समझ में आ गई ना? तो दोनों तरफ एक्वस मीडियम प्रेजेंट है, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन्स जितनी भी होती हैं वो बाइलेयर की फॉर्म में होती हैं। तो बाइलेयर एकदम से अच्छे से क्लियर हो गई ना? इस चीज को थोड़ा सा इस तरह से और समझिए। देखो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा यहां पे जगह बना करके समझते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे बेटा ये सेल है ना, तो सेल की ये जो मेम्ब्रेन है, इतने से पोर्शन को यदि आप जूम करके देखोगे तो इसमें आपको फॉस्फोलिपिड की लेयर ऐसे नजर आएगी, ऐसे, है ना, ऊपर इसके ये फॉस्फोलिपिड है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, ये केवल इतने से पार्ट का है, ठीक है? तो ये पूरे में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। ओके, तो यही चीज यहां स्क्रीन पे समझाई है, इसको आप पॉज करके इसके पूरे नोट्स भी आप ले सकते हो। और ये जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती है ना, इनके जो एंड्स होते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि एक लेयर तो बन गई, ठीक है, एक लेयर तो हमने बना दी। लेयर हमने कैसे बना दी? अब मैं आपको समझाता हूं, देखो समझो। ये कंटिन्यूअस शीट तो हमने डबल बाइलेयर की बना दी, है ना? ये इस तरीके से हम शॉर्ट में शो कर देते हैं। एक लेयर ये है मोनोलेयर, और एक मोनोलेयर ये है, ठीक है? ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। इधर वाटर है, इधर वाटर है, डन। किंतु अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किनारे जो है ना, यहां पर भी तो वाटर होगा और यहां पर भी वाटर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहां से पानी अंदर घुस सकता है, घुस सकता है ना? तो ये जो टेल्स हैं ये वाटर के फिर कांटेक्ट में आ जाएंगे, ये फिर पानी से दूर भागेंगी, ये भी पानी से दूर भागेंगी, पानी इधर से भी अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका तरीका क्या है? तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अपने आप को ऐसे रैप करके एक क्लोज स्ट्रक्चर बना देगा, ऐसे। थोड़ा सा मेरा हाथ टेढ़ा हो रहा है किंतु आप समझ लीजिएगा। इस तरीके से इसने चारों तरफ से अपने को घुमा करके पैक कर लिया चारों तरफ से। ये ऐसे देखिए दोनों मोनोलेयर साथ साथ चल रही हैं और बन गई बेटा सेल मेम्ब्रेन। तो अब समझ में आ गया कि फॉस्फोलिपिड की जो खूबी है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वाली, उसकी वजह से किस लिए बाइलेयर बनती है? क्योंकि इधर से भी वाटर है इधर भी वाटर है, दोनों तरफ से वाटर को अपने आप से अलग करने के लिए मेम्ब्रेन इस तरीके से अरेंज हो जाती है, और इधर से भी पानी और इधर से भी पानी टच ना कर जाए कहीं से भी अंदर के फॉस्फोलिपिड्स को, उनके टेल को, तो इसीलिए ये अपने आप से पैक हो जाती है। तो अपने आप से सेल्फ कंटेन्ड यूनिट की फॉर्म में पैक होना ये सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब सोचो कि इसमें तुमने बीच में से कोई ब्रेक लगा दिया, मान लीजिए मेम्ब्रेन बीच में से कट गई,
छोटा सा कोई कट आ गया बीच में, टीयर हो गई, मेम्ब्रेन फट गई, जैसे कि एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में होगा। आप देखते हो ना, एक्सोसाइटोसिस आपने पढ़ा होगा कि एक सेल के अंदर से छोटी सी पिंच निप ऑफ हो जाती है ना, तो फिर क्या होगा? तो सेल मेम्ब्रेन जैसे ही बीच में कोई कट लगेगा तो सेल मेम्ब्रेन अपने को रिपेयर भी कर लेगी। क्यों कर लेगी? क्योंकि जैसे ही कट लगेगा तो वहां क्या होगा? वाटर टच करने लगेगा। तो वाटर टच ना कर जाए तो जैसे ही ये पोर्शन हटेगा तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और सेल मेम्ब्रेन अपने को हील अप कर लेगी, अपने को जोड़ लेगी। भाई वाह, मजा आ गया। सेल मेम्ब्रेन गजब की खूबी है बेटा तुम्हारे पास, ठीक है। और इस खूबी की वजह से ही एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस जैसी प्रोसेसेस आसानी से हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन अपने को रिपेयर और रीहील कर लेती है, ठीक है। तो ये सारा समझने के लिए बहुत जरूरी था बेटा ये डिस्क्रिप्शन, ओके। तो ये यहां तक मैंने आपको बता दिया है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए। मेम्ब्रेन बाइलेयर बिहेव्स एज ए टू डायमेंशनल फ्लूइड। देखो, फ्लूइड का मतलब लिक्विड नहीं होता। फ्लूइड का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो रिजिड ना हो, जो फिक्स ना हो और जिसमें मूवमेंट संभव हो, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर अंदर मूव कर रहे हो, तो ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब ऐसा नहीं कि पानी की तरह बह ही रहा हो, लिक्विड हो। यदि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फ्लूइड सिस्टम। लिख भी दिया यहां पर, फ्लूइड डज नॉट मीन लिक्विड। फ्लूइडिटी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस और ए सिस्टम्स टू मूव हियर एंड देयर। तो ये बात आपकी समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए। कौन कौन चीज मूव कर सकती है मेम्ब्रेन के अंदर? देखो, प्रोटीन्स तो मूव करेगी करेगी, ये तो अपने को मालूम है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने अपने को बताया था। किंतु खास चीज जो है, जो आज आपको पता लग जाएगी, वो है कि फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स है ना, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं फॉस्फोलिपिड के, ये जो मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, कलर चेंज करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये भी चेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन। कैसे चेंज कर सकते हैं? ये मॉलिक्यूल जाकर के इधर जा सकता है और ये इसकी प्लेस पे आ सकता है, ये मूवमेंट हो सकता है। दूसरा मूवमेंट क्या संभव है? दूसरा मूवमेंट क्या हो सकता है कि ये अपनी ही जगह पर स्पिन कर ले। ऐसे खड़ा हुआ है ना, इसी जगह पे ही खड़ा रहे, किंतु ऐसे और ऐसे मूव कर जाए अपनी ही जगह पे, रोटेट कर जाए, ठीक है। चल करके कहीं जाए नहीं, वहीं के वहीं मूव कर जाए, ये भी संभव है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल ऐसा करते हैं। एक तीसरे तरीके का मूवमेंट हो सकता है। वो कैसा मूवमेंट होता है? बहुत रेयरली होता है बट हो सकता है। वो है फ्लिप फ्लॉप, यानी कि ये इसके प्लेस पर आ जाए और ये इसके प्लेस पर आ जाए, मतलब ऊपर वाला नीचे आ जाए और नीचे वाला ऊपर आ जाए। ऐसा भी कभी कभी होता है, ठीक है। बट ये जो लिटरल मूवमेंट है, टू डायमेंशनल जो मूवमेंट है, वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे और अपनी ही पोजीशन पर घूम जाना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। इसीलिए इसको कहते हैं कि मेम्ब्रेन जो होती है एक टू डायमेंशनल फ्लूइड की तरफ मूव करती है और ये मेम्ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अब एक बात बताओ, फ्लूइडिटी कब ज्यादा होगी? जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो या थोड़े 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 दूर हो भैया। तुम जैसे एक भीड़ में खड़े हुए हो, किसी रूम के अंदर तुम हो और उसमें ठुसम ठुस लोग भरे हुए हैं, तो तुम आसानी से मूव कर पाओगे ना। किंतु उसमें कम लोग हैं तो तुम्हारा मूवमेंट आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अपने आप बताओ, नीट का क्वेश्चन है ये, एम्स का क्वेश्चन है ये, मतलब हायर लेवल का क्वेश्चन है, थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता कोई भी चीज तुम रट्टा मारो यार। मैं इस चीज से सख्त नफरत है जब कोई बंदा बोल देता है ना कि बायो तो यार रटने वाला सब्जेक्ट है, मुझे गुस्सा आती है कि मारूं उसको। बायो सबसे ज्यादा समझने वाला टॉपिक दुनिया के अंदर कोई है तो बायोलॉजी है, ठीक है। इसीलिए समझा रहा हूं, तो एक मिशन की तरह से चल रहा हूं कि बायो को समझा करके ही पढ़ाया जा सकता है, तो समझ लो, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज है जो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है या फ्लूइडिटी के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसी कोई भी चीज जो मॉलिक्यूल को पास पास रखे और उनके बीच के मूवमेंट को कम करे, तो मेम्ब्रेन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। फ्लूइडिटी कब ज्यादा होगी? जब मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो ज्यादा आसानी से होगा। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो फैटी एसिड जो चेन्स हैं, यदि ये साइज में छोटी हैं, मान लीजिए हमें ये तो नहीं पता, ये तो ठीक है कि ये फॉस्फोलिपिड है,
बट इसमें आपको मालूम है ये दो फैटी एसिड भी तो जुड़े हुए हैं ना, दो चेन किसकी बनी है, फैटी एसिड की। अब एक फैटी एसिड है मान लीजिए 10 कार्बन का और एक फैटी एसिड है 18 कार्बन का। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास कोई फॉस्फोलिपिड ऐसा है जिसमें 10-10 कार्बन वाली दो चेन्स हैं और दूसरी तरफ एक फैटी एसिड हमारे पास ऐसा है जिसमें 18-18 कार्बन वाली चेन्स हैं। तो मूवमेंट कहां ज्यादा होगा बताइए? किसी रूम के अंदर यदि आप सिकुड़ करके कम जगह में बैठे होगे तो खाली स्पेस ज्यादा होगा ना, खाली स्पेस ज्यादा होगा तो आपका मूवमेंट ज्यादा होगा। तो यदि छोटी चेन वाले फैटी एसिड्स हैं तो मूवमेंट ज्यादा होगा, यानी कि फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। तो मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन पर यह डिपेंड करता है कि उसका फ्लूइडी नेचर कैसा होगा, कितनी फ्लूइडिटी उसके अंदर होगी। यदि फैटी एसिड्स छोटी चेन वाले हैं तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी एक चीज और याद रखो, दूसरी एक चीज और याद रखनी है, वो क्या? यदि अनसैचुरेशन ज्यादा है, यदि ऐसे फॉस्फोलिपिड ज्यादा हैं जैसे जिसमें एक चेन के अंदर अनसैचुरेशन ज्यादा है, तो चेन ज्यादा होगी तो किंक ज्यादा होगा। किंक का मतलब ये टेढ़ापन ज्यादा होगा। टेढ़ापन ज्यादा होगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है भाई? जैसे ये दो पेन है, ये इतनी जगह, जैसे दो फिंगर है मेरी, ये केवल इतनी जगह में आ गई, किंतु यदि एक फिंगर टेढ़ी हो जाए तो इतना स्पेस अब मुझे चाहिएगा ना, अब पूरा ज्यादा स्पेस मुझे चाहिएगा। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे किंक की वजह से। और किंक किसकी वजह से आ रही थी? अभी मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्ड की वजह से। तो यदि चेन में ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो किंक ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल ज्यादा स्पेस में आ पाएंगे। ज्यादा स्पेस में आएंगे तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। ये भी समझ में आ गया? अब एक चीज और देखो, एनिमल्स के अंदर एडिशनली सेल मेम्ब्रेन में एक और तरीके का लिपिड और प्रेजेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऐसा केवल एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल या स्टीरॉल, है ना? स्टीरॉल का एक एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आप लोगों को मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट स्टीरॉइड है, इससे डरते भी हैं हम लोग, किंतु डरना नहीं है क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना? 20% तक एनिमल सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? फैट फॉस्फोलिपिड के कंपैरिजन में बहुत छोटा मॉलिक्यूल है। यदि हम इसको कंपेयर करें फॉस्फोलिपिड से तो उसके कंपैरिजन में ये छोटा मॉलिक्यूल है। और ये क्या करता है? फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में जा जा करके गैप को फिलअप कर देता है। ठीक है? ऐसे जैसे ये फॉस्फोलिपिड है दो, इनके बीच में जाकर के ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये बैठ गया, तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सामान को जब पैक करते हो ना, तो उसमें जो खाली जगह होता है उसमें आप थर्माकोल वगैरह कुछ ना कुछ चीजें, पॉलिथीन वगैरह वो भर देते हो जिससे वो इधर उधर हिले डुले ना। तो आप खुद समझ गए होगे जब कोलेस्ट्रॉल एक फिलर की तरह काम कर रहा है ना? ये यहां पर जाकर के बैठ जाएगा, यहां पर जाकर बैठ गया, यहां जाकर के 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 बैठ गया। तो इससे क्या होगा? जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा उतनी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा कोलेस्ट्रॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है? कोलेस्ट्रॉल कंटेंट यदि आप सेल मेम्ब्रेन के अंदर बढ़ा रहे हो तो उसकी फ्लूइडिटी एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, अब लिपिड के बारे में, फॉस्फोलिपिड के बारे में बहुत बात कर ली हमने। अब बात करते हैं बेटा प्रोटीन्स की। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, हो जाने दो यार, समझ में ऐसा आ जाएगा कि लाइफ में भूलोगे नहीं। मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन है इसके बारे में बात कर लो। प्रोटीन दोनों लेयर के बीच में भी प्रेजेंट है। सैंडविच खाया है ना तुमने? सैंडविच बनाया है? अच्छा, मुझे भी खिला देना, एक भेज देना मेरे पास, एड्रेस दे देंगे। ठीक है? तो एक ब्रेड की लेयर, एक नीचे लेयर, इनको क्या बोल रहे हैं? मोनोलेयर, यानी कि दो मोनोलेयर एक बाइलेयर बना रही है। तो प्रोटीन बाइलेयर के बीच में भी है और बाहर से भी। अब जब आप सैंडविच बनाते हो ना तो ऊपर से भी कुछ डालते हो ना, धनिया वगैरह, सुंदर बनाने के लिए। ऐसी प्रोटीन्स भी बाहर से भी चिपकी हुई हैं, अंदर भी घुसी हुई हैं। अब कहां घुसी हुई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ अंदर घुसी हुई है किंतु बाहर झांक भी रही है, ऐसी भी दिखेंगी आपको, एम्बेडेड है। ये प्रोटीन्स जो हैं ये दो तरीके की हो सकती हैं। एक वो जो लिपिड के साथ बहुत टाइटली एसोसिएटेड है और डीपली एसोसिएटेड है, ऐसी प्रोटीन्स कहलाएंगी इंटीग्रल प्रोटीन। नहीं समझ में आया ना?
कोई बात नहीं, मेरे भी नहीं आया, दोबारा समझाते हैं। जब तक आप मेम्ब्रेन के लिपिड्स को तोड़ करके अलग अलग नहीं करोगे, तब तक इन प्रोटीन्स को बाहर खींच पाना संभव नहीं है। ऐसी प्रोटीन क्या कहलाती हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब तो क्लियर हो गया ना? ठीक है। किंतु ऐसी प्रोटीन जिनको मेम्ब्रेन से आसानी से पुल ऑफ किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, बिना मेम्ब्रेन को खराब किए, बाइलेयर को खराब किए, ऐसी प्रोटीन्स कहलाती हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, क्योंकि ये ऊपर केवल सरफेस से चिपकी रहती है, अंदर तक डीपली बरीड नहीं होती, एम्बेडेड नहीं होती या अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो ऐसी मेम्ब्रेन्स को क्या बोलेंगे? पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या है और पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या है? आई थिंक अब मेरे ख्याल से तुम्हारी समझ में आ गया होगा। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो सरफेस पर लाई करती हैं, सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं, इनडायरेक्टली बाउंड होती हैं, लूजली बाउंड होती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है? पार्शियली और टोटली बरीड, उसमें धसी हुई रहती है मेम्ब्रेन के अंदर और बहुत टाइटली बाउंड होती है। किसके साथ? फॉस्फोलिपिड्स के साथ। ध्यान रखिएगा। प्रोटीन कंटेंट होता कितना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। यदि हम एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो इट इज 52%। 52 याद ना रहे तो यार 50 तो कर ही लो, है ना? 50% प्रोटीन्स, 40% लिपिड्स। अब आप कहेंगे यार लिपिड तो कम होता है, बट लिपिड के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होते हैं। कारण कि प्रोटीन का मास बहुत ज्यादा होता है। प्रोटीन बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, फॉस्फोलिपिड छोटे मॉलिक्यूल हैं प्रोटीन के कंपैरिजन में, है ना? तो नंबर वाइज देखा जाए तो फॉस्फोलिपिड बहुत ज्यादा है प्रोटीन से। मास के हिसाब से देखा जाए, वजन के हिसाब से देखा जाए तो प्रोटीन 52% है और लिपिड्स जस्ट 40% है। तो याद रखिएगा ये जो 52% है ये मास के हिसाब से, वजन के हिसाब से है, नंबर के हिसाब से नहीं है। नंबर के हिसाब से फॉस्फोलिपिड ज्यादा होगा। चलो, अब ये जो प्रोटीन है भैया ये करती क्या है ना? तो प्रोटीन से जब पूछा गया कि बेटा तुम क्या करती हो, क्यों मेम्ब्रेन के साथ चिपकी हुई हो, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन ने क्या बोला कि देखो जी, फॉस्फोलिपिड केवल स्केलेटन बना रहा है, बाउंड्री बना रहा है, काम सारे हम करते हैं, ठीक है? एक्चुअल वर्कर हम ही हैं। क्या क्या काम करते हो? देखो जी, सामान अंदर बाहर जाएगा, हमारे बिना जा नहीं सकता, ठीक है? ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं हम लोग। क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं जी? न्यूट्रिएंट्स। सेल के अंदर खाना पीना आएगा, बंदे ने रबड़ी खाई तो कैसे सेल के अंदर जाएगी? कैसे कंटेंट जो कार्बोहाइड्रेट से अंदर जाएंगे? मेटाबोलाइट्स कैसे अंदर जाएंगे? ठीक है, आयंस कैसे अंदर जाएंगे? सब भैया हमारी मदद से जाएंगे। अटैचमेंट भी हम ही प्रोवाइड करते हैं, एनकरेज भी हम ही करते हैं। बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, किसकी मदद से? हमारी मदद से। कैसे हो सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल? जैसे सपोज करो कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, थोड़ी आज हमारे पास जगह की कमी है पर मैं समझाता हूं। जैसे ये सेल है बेटा हमारी लिवर की, है ना? लिवर की सेल है। लिवर का काम क्या होता है कि जब बंदे ने ज्यादा चीनी खा ली है, ज्यादा ग्लूकोज खा लिया है, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराना, ये काम है ना? इसका मैसेज कौन लेकर के आएगा? इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन है, आपको सबको मालूम है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी लिवर सेल की, हेपेटोसाइट की, उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा? इंसुलिन को रिसीव करने वाला एक रिसेप्टर, इनको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है? अब हार्मोन रिसेप्टर किसकी मदद से सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होगा? प्रोटीन्स की मदद से। तो प्रोटीन नहीं होगी तो वो हार्मोन रिसेप्टर भी नहीं जाएगा। हार्मोन रिसेप्टर भी प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह के बने होते हैं। तो इंसुलिन ही तो आकर के बताएगा कि भाई बंदे ने बहुत हलवा खाया है, बहुत इसने रबड़ी खाई है और अब इतनी चीनी बॉडी के अंदर घूम रही है, भैया बंदा चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे। इसलिए लिवर तुम क्या करो, तुम एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? जो हुजूर, जो हुक्म मेरे आका। तो बस ये रिसेप्टर ने प्रोटीन के थ्रू मैसेज किसको भेज दिया? सेल के अंदर, ठीक है? और सेल ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। वो हार्मोन का जो फंक्शन है वो कभी हम आपसे डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप समझ गए, एनकरेज का मतलब समझ में आ गया? बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, रिसेप्टर्स को मेम्ब्रेन के अंदर करना, जोड़े रखना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग से कंफ्यूज मत होइएगा। बाहर से जो सिग्नल सेल को आ रहे हैं, बॉडी जो सिग्नल्स बाहर से सेल को भेज रही है, उनको रिसीव करना और उस पर काम करना, ये पूरी मैकेनिज्म कहलाता है सेल सिग्नलिंग, ठीक है? कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स की तरह भी काम करती हैं और केमिकल रिसेप्टर की तरह भी काम करती हैं, अभी मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा मेम्ब्रेन में बहुत सारे तरीके के एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है एडिनाइल साइक्लेज।
है ना, CAMP के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है ये। इसी तरीके से बहुत सारे पंप्स होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, वो भी एंजाइम्स की मदद से काम करते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम्स भी मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं, तो ये सब मिलकर के मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स को बनाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी अभी मैं आपको दे दूंगा, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो फिगर है ना, एक्चुअली ये फ्लड मोज़ेक मॉडल का फिगर है ना। ये एक सिंपल फिगर है, बहुत सिंपल फिगर है। इसको यदि आप समझोगे तो आप देख रहे हो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, और दो लेयर्स आपको नजर आ रही होंगी बेटा, ये अपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है, दोनों मिलकर के क्या कहला रही हैं, बाइलेयर। और बाइलेयर में आप देख रहे हो कुछ प्रोटीन्स तो बाहर से चिपकी हुई हैं, जैसे ये है ना, ये केवल बाहर से चिपकी हुई हैं। ओके, कुछ जो है आप देखिए ये भी बाहर से ही है, कुछ प्रोटीन्स जो है पूरी तरह से अंदर चली गई हैं, बहुत डीपली घुसी हुई हैं अंदर, तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। समझ में आ गया, जो बाहर से जुड़ी हुई हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं। किंतु कुछ प्रोटीन ऐसी हो सकती हैं जो बाहर से झांक तो रही हो किंतु डीपली अंदर घुसी हुई है, ये भी इंट्रिंसिक की कैटेगरी में ही आएंगी, क्योंकि ये बहुत डीपली बरीड है, बहुत टाइटली एसोसिएटेड है। अब कुछ प्रोटीन्स आप देख रहे हैं इधर से उधर मूव भी कर सकती हैं, इधर से उधर मूव भी कर सकती हैं फ्लूइडिटी की वजह से, तो ये ध्यान रखना है। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, आप देख लीजिए, जैसे ट्रांसपोर्टर्स, जो मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो ये सब, ये ग्रे कलर से जो आपको दिखाई है ये बाइलेयर है बेटा, है ना, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, और इसमें ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो सकती हैं। एंकर्स देखिए मैक्रो मॉलिक्यूल को एनकरेज प्रोवाइड करा रही हैं। रिसेप्टर आप देखिए, ये जैसे इंसुलिन हो गया और ये इसका रिसेप्टर हो गया, तो ये हार्मोन है उसको रिसीव कर रही है। ठीक है, ये एंजाइम्स हो गए बहुत सारे। तो कई सारे तरीके की प्रोटीन्स हो सकती हैं। कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का सोडियम पोटेशियम पंप। एंकर का एग्जाम्पल हो सकता है इंटीग्रिन्स, ये प्रोटीन के नाम है। रिसेप्टर का एग्जाम्पल हो सकता है PDGF रिसेप्टर। एंजाइम्स का एग्जाम्पल एडिनाइल साइक्लेज, जो अभी मैंने आपको बताया था CAMP के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। अब एक चीज और समझ लो कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो फिगर हमने बनाया है ये केवल एक सिंपल फिगर है। यदि हम एक्चुअल फिगर को देखें तो तुम्हें जान करके आश्चर्य होगा कि ये जो प्रोटीन्स हैं इनसे बेटा बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े रहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े हुए हैं इनसे, ऐसे 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 बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जुड़े रह सकते हैं। इवन ये लिपिड से सीधा सीधा भी जुड़े रह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको मालूम है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं ना, छोटे स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। यानी कि दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हो सकते हैं और पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं, है ना। तो प्रोटीन के साथ जब ये जुड़ जाते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स या प्रोटियोग्लाइकन्स बनाते हैं, मैं बता चुका था। प्रोटियोग्लाइकन्स में बड़े कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं प्रोटीन से, और केवल जब हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात करते हैं तो ओलिगोसैकेराइड्स जुड़ते हैं प्रोटीन के साथ, है ना। या फिर ये सीधा सीधा लिपिड से भी जुड़ सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बना सकते हैं, बट ये जुड़ते जरूर है ना। अभी मैं फिगर दिखाऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट के रेसिड्यूज हैं, याद ये रखना है कि ये कभी भी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। यानी कि जैसे आप सैंडविच बनाओगे तो उसमें से बाहर केवल गार्निशिंग कर सकते हो, बाहर से केवल सजावटी होते हैं ये दोनों, ब्रेड की लेयर के बीच में आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में वो जा सकता है उसमें से होकर के, पर एज सच इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अंदर से। किंतु बाहर से दोनों लेयर, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर, दोनों पे कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, बाहर वाली पे जनरली ज्यादा होते हैं। तो ये आप समझ ही गए होंगे कार्बोहाइड्रेट लेयर के काम क्या क्या होते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं सेल की सरफेस को मैकेनिकल और केमिकल डैमेज से, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके ये चिपचिपे हो जाते हैं, है ना। तो स्लिमी अपीयरेंस देते हैं, सरफेस को स्लिमी बना देते हैं, फिसलना बना देते हैं, जो इसको प्रोटेक्ट करती है। बहुत सी सेल्स ऐसी होती हैं जो मूव करती हैं, जैसे WBCs, अमीबा वगैरह मूव करते हैं, तो वहां मूवमेंट में भी ये मदद करते हैं, क्योंकि स्लिमी हो जाएगा तो आसानी से अब मूव कर जाएगा। WBCs होती हैं, आपको मालूम है, छोटे से होल में से भी बाहर निकल जाती हैं, डायएपेटिसिस जो एक प्रोसेस होती है उसके द्वारा स्क्वीज कर जाती हैं, तो उसमें भी ये मदद करते हैं। स्लिमी होने की वजह से ये ब्लड वेसल्स की वॉल से भी नहीं चिपकती, जो हमारी ब्लड की सेल्स होती हैं, है ना। सेल से सेल के रिकग्निशन में भी ये बहुत ज्यादा मदद करती हैं, सेल से सेल के चिपकने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के भी बहुत वेरीड फंक्शंस हैं। ये वाला जो फिगर है इसमें आप लोग देख रहे हो, देखो ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हो ये प्रोटीन्स हैं, ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हो ये प्रोटीन्स हैं। ब्लू कलर की जो डॉट्स देख रहे हो बेटा ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और रेड कलर से जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये लिपिड्स है।
ये देखो, ये मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड है, उससे सीधा आप देख रहे छोटा सा कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया यहां पर। ये क्या बन गया, जल्दी से बताओ? ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लाइको और लिपिड के लिए लिपिड है ही, तो ग्लाइकोलिपिड बन गया। ये प्रोटीन से आप देख रहे हैं छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गए, तो ये क्या बन गए, ग्लाइकोप्रोटीन। अब यहां क्या देख रहे हो, प्रोटीन तो है, उसके साथ बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए हैं, तो ये बन गया प्रोटियोग्लाइकन। तो बात समझ में आ गया तुम्हारे? और ये हमारी जो बेस मेम्ब्रेन है वो है ही, ये बाइलेयर हमारी ये रही। तो आई थिंक अब आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है ना, घबराओ मत। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ा नहीं रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं। ठीक है, सिंगर निकोलसन ने 1972 में दिया था। बाइलेयर होती है, बीच में प्रोटीन होती है, बाहर भी प्रोटीन होती है। तीन खास बातें हैं इस मॉडल की। फ्लूइडिटी जो मैं बता चुका हूं, एसिमेट्री यानी कि प्रोटीन्स जो हैं वो रेंडमली लगी हुई हैं, फिक्स पैटर्न में नहीं लगी हुई हैं, कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, और मोज़ेक नेचर, मोज़ेक नेचर का मतलब विच इज नॉट रिजिड एंड फिक्स्ड, है ना, इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, तो वो मोज़ेक पैटर्न है ना। तो प्रोटीन्स जो अंदर हैं वो मेम्ब्रेन के इंटीरियर में ऐसे पड़ी रहती हैं एसिमेट्रिकली, जैसे पानी के अंदर बड़े बड़े आइसबर्ग्स, बर्फ के टुकड़े पड़े रहते हैं ना पानी में, उस तरीके से प्रोटीन्स जो हैं वो दोनों, जो बाइलेयर है, जो हमारी दोनों लेयर्स है लिपिड की, उसके बीच में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये सारा थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आपके नोट्स के लिए समझा मैं सारा चुका हूं, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, फिर भी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलो इसको जल्दी से देख लो, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इतनी जब इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमने इतना टाइम डिवोट किया है, तो भैया इसके फंक्शन तो देखने पड़ेंगे। देखो जरा जल्दी 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 देखो, वीडियो लंबा है। देखो सेल की बाउंड्री बना रहे हैं, इसको प्रोसेस को कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंट्स बना लेते हैं छोटे छोटे, है ना, सेल मेम्ब्रेन। इवन सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उस पर भी मेम्ब्रेन है ना, क्लोरोप्लास्ट है, उस पर भी मेम्ब्रेन है। यदि ये मेम्ब्रेन ना हो तो सोचो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सबके कंटेंट इंटरमिक्स्ड हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म के साथ दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना बड़ा जरूरी है ना। तो सेपरेशन से इंटरमिक्सिंग प्रिवेंट होती है। इसके अलावा मेम्ब्रेन किसमें मदद कर रही है, ट्रांसपोर्ट और सेलेक्टिव परमेबिलिटी में। अगला जो वीडियो होगा वो इसी चीज पर होगा, मेम्ब्रेन के फंक्शंस पे, पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट पे, एक्टिव पैसिव, बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा मैं, चिंता ना करो। बाहर से आने वाले सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करेगी, इसके पास रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा सेल सेल के बीच में बहुत सारे तरीके के जंक्शंस होते हैं। इवन प्लांट सेल्स तो बहुत क्लोजली पैक्ड होती हैं, आपने देखा होगा, इनके बीच में बहुत सारे तरीके के जंक्शंस होते हैं। तो ये जो जंक्शंस हैं, गैप जंक्शंस हैं, ठीक है, या टाइट जंक्शंस हैं, तो ये सब जंक्शन सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही बनेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा है, डेस्मोसोम्स है। एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस में मदद, यानी कि सेल के बाहर कोई चीज जाएगी तो एक्सोसाइटोसिस, अंदर आएगी तो एंडोसाइटोसिस, है ना। एंडोसाइटोसिस फिर दो तरीके की हो सकती है, सॉलिड फॉर्म में आएगी तो फैगोसाइटोसिस, लिक्विड फॉर्म में आएगी तो पिनोसाइटोसिस। फॉर्मिंग एब्जॉर्प्टिव सरफेस इन सम सेल्स, जैसे हमारी इंटेस्टाइन की सेल्स है, तो उनमें सेल मेम्ब्रेन एब्जॉर्प्शन का काम भी करती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सक कर लेती है, अंदर खींच लेती है, तो एब्जॉर्प्टिव सरफेस का भी काम करती है। नर्व सेल्स में एक्सोलेमा जो होती है वो इंपल्स कंडक्शन का भी काम करती है, हाईली स्पेशलाइज्ड है, डिजाइंड है। ऐसे ही सार्कोलेमा मसल सेल्स के अंदर वो इंपल्स को रिसीव करती है और फिर अंदर कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देती है। इसके बाद कुछ सेल्स जो होती हैं डब्ल्यूबीसीज वगैरह, इनमें मूवमेंट भी पॉसिबल है, आपको मालूम है, अमीबा में स्यूडोपोडिया बनते हैं ना, तो उसमें भी सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है। सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में आपने देखा होगा अंदर की तरफ फोल्ड होकर के मीजोजोम्स बनाती है, बैक्टीरिया में देखा होगा आपने, बैक्टीरियल सेल में, तो वो रेस्पिरेशन में मदद करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। यूकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपने देखा होगा क्रिस्टी होती हैं, या इवन थाइलेकॉइड होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। तो उन सब में मेम्ब्रेन की ही जरूरत होती है। तो मेम्ब्रेन जो होती है वो अलग अलग फंक्शन के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड हो गई। जैसे थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है तो आपने देखा होगा उसमें फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट है, लाइट को कैप्चर करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है अंदर वाली बात करें तो उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को चलाने वाले सारे एंजाइम, साइटोक्रोम सब प्रेजेंट है। तो मेम्ब्रेन्स जो होती हैं अलग अलग फंक्शन के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। इसके अलावा सीलिया और फ्लैजेला जो होती है ना, उनके ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग प्रेजेंट रहती है। तो आप देखिए इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है
और आई थिंक हमारा वीडियो भी अब चूंकि बहुत लंबा हो रहा है तो इसीलिए इसको अब कंक्लूड करते हैं, बंद करते हैं। अगले वीडियोस लगातार मैं बनाता रहूंगा, आप लोग देखते रहिए, चैनल से जुड़िए। चैनल आपके लिए पूरी तरह से फ्री चैनल है। फ्री इन द सेंस कि अपने को एजुकेशन को स्प्रेड करना है, बेस्ट एजुकेशन। कोई कोचिंग सेंटर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। मन लगा करके तैयारी करोगे तो यहाँ पर भी बेस्ट तैयारी हो सकती है, टॉपर यहाँ से भी निकल सकता है। बस जुटे रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को जरूर भेजोगे, भेजोगे नहीं तो उन्हें पता कैसे लगेगा कि भैया एक पीके अग्रवाल सर भी बायो पढ़ा रहे हैं, तो उनको बता दो। और कृपा करो कि बेल आइकन प्रेस कर दो जिससे कि नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहे। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड